जय हिंद मेरे सभी प्यारे बच्चों को। और मैं निश शुक्ला आप सब बच्चों का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल रोजगार गुरुजी में। प्यारे बच्चों, ये हिंदी का पहला वीडियो है और इसमें मैं बहुत डिटेल में और एक एक चीज़ को समझेंगे। क्या है आपकी हिंदी, क्या टॉपिक आपके आएंगे, यानी हर एग्ज़ाम के लिए हिंदी का एक एक पॉइंट मैं इसमें समझाऊंगा बच्चों। तो आज का जो वीडियो है प्रारंभ करते हैं। क्या है तो वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या है, अर्थात वर्णों की जो माला है, जैसे कि मोतियों की माला होती है, इस तरह समझ सकते हैं। उसी तरह से जब किसी चीज़ को बहुत अच्छे से व्यवस्थित किया जाए उसे क्या बोलते हैं, माला। ठीक है, तो बात समझते हैं। जो भाषा है संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। वर्णमाला को समझ रहे हैं। भाषा जो है शब्द, ये कहाँ से बना है, संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। और भाषा का अर्थ होता है बोलना। बच्चों, भाषा का सार्थक जो अर्थ है या सार्थक इकाई है वो क्या है, वाक्य। वाक्य मतलब एक सेंटेंस है सार्थक। भाषा का एक हम अच्छा सा वाक्य बोलेंगे जिसका कोई अर्थ निकलेगा, सार्थक अर्थ, निरर्थक नहीं, सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, सही अर्थ निकले, वह सब इकाई क्या है, वाक्य। और इससे अगर कोई छोटी इकाई है तो उपवाक्य, जो उसके साथ जुड़े उन्हें बोलते हैं उपवाक्य, यानी सबऑर्डिनेट क्लास। इंग्लिश में अगर कहें तो सबऑर्डिनेट क्लास। यानी भाषा की जो सब सार्थक इकाई वो क्या है, वाक्य। और वाक्य से भी कोई छोटी इकाई है तो वह है उपवाक्य। बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और अगर बात करें, उपवाक्य हो गई, और मैं कह रहा हूँ उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है बच्चों, अक्षर। क्या है आपकी, अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई कौन सी है, ध्वनि या वर्ण। तो ये बात समझ में आ गई। राम शब्द में दो अक्षर मिलते हैं, दो अक्षर रा और माँ, दो अक्षर हैं। एवं अगर वर्णों की बात की जाए तो चार निकलेंगे, यानी एक रा निकलेगा और एक बड़ा और एक माँ, वो भी हलंत के साथ, और एक छोटा। तो चार वर्ण है बच्चों। ये बात आपको समझ में आई। आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को और समझते हैं। वर्णमाला क्या है, वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ये बात मैं वर्ण जो सॉरी वर्ण या ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। ये बात हमको समझ में आ गई। वर्णमाला क्या है, मैंने अभी बताया कि किसी चीज़ को व्यवस्थित क्रम में लगाया जाए उसे हम बोलते हैं माला। यानी वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लगाया गया, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों। तो ये है वर्णमाला। और अब हम समझेंगे मानक हिंदी वर्णमाला। मानक जिसे मान्यता दी गई है उस हिंदी वर्णमाला को हम समझेंगे। मानक हिंदी वर्णमाला क्या है, मूलतः जो मूल थे, मूल मानक है जिन्हें माना गया है। तो हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर बच्चों 45 टोटल जो वर्ण हैं वो कितने हैं, 45 वर्ण हैं टोटल। ठीक है, 10 इसमें से स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। तो जब भी प्रश्न किया जाए कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, आप 10 कहोगे, व्यंजनों की संख्या कितनी, आप 35 कहोगे। ये बात आपको समझ में आ गई। मूल हिंदी में जो मेन हिंदी थी उसकी बात कर रहा हूँ मैं। टोटल उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण और 10 स्वर और 35 व्यंजन। लेकिन अगर हम बात करें लेखन के आधार पर तो कितने, 52 वर्ण हैं, 13 स्वर इसमें पाए जाते हैं, मतलब जो लिखने के आधार पर जो छपी होती है, और 35 हमारे व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। और टोटल मिलाकर के हमारे 52 यानी 52 वर्ण हैं लेखन के आधार पे। और ये उच्चारण के आधार पर आपको होगी 45। टोटल वर्ण 45 और लेखन के आधार पर 52। और अगर उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होगी और लेखन के आधार पर 13 स्वरों की संख्या है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ता हूँ और समझता हूँ। स्वर कौन कौन से ये आपको दिख रहे होंगे, आ ई ऊ, और ये जो ऋषि है ए ओ और अंग और आ। बच्चों, ये लेखन के आधार पे कुल 13 हैं। 13 में से जो 10 हैं वो मूलतः स्वर हैं। और इसमें से ये जो लास्ट के ये 2 दिख रहे हैं ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह, ये लास्ट के 2 स्वर क्या कहलाते हैं, अयोगवाह।
इसमें जो अंग है ये अनुस्वार कहलाता है और ये विसर्ग कहलाता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। और साथ में अगर ऋषि की बात करें तो ये अर्ध स्वर में भी आता है, आधा स्वर और आधा अक्षर में आ जाता है बच्चों। बढ़ता हूँ आगे और चीज़ों को समझते हैं। बात करता हूँ व्यंजनों की बच्चों। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे पंक्तियाँ, स्तंभ कितने हैं? हमें 5 स्तंभ दिख रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 स्तंभ हैं। और का वर्ग है, खा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी ये 25 हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं बच्चों। और उसके बाद 4 जो हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। यार अलावा याद रखने प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। मैं एक वीडियो दूंगा इन सभी क्वेश्चनों का, जो मैं इनसे प्रश्न पूछूंगा, यानी आपका टेस्ट होगा। आप मेरे साथ चलना और उन प्रश्नों का आंसर देते हुए चलना, ठीक है बच्चों। और आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर देना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया। आगे बढ़ते और चीज़ों को समझ लेते बेटा। तो आपके अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? यार अलावा और उस व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो वो कितनी है? उस व्यंजन कुल है सा, सा, हा। टोटल कुल अगर बात करें कुल व्यंजन 33 और 2, ये मैंने बताना भूल गया, 2 द्विगुण व्यंजन है टा वर्ग में पढ़ने वाले। ये 2 व्यंजन हैं, ये जिनको हम क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो ढा और ढा, इनके नीचे बिंदी टाइप की लगी है, इनकी बात कर रहे हैं ये। ठीक है बच्चों, ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ रही होगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ये और एक ये दोनों द्विगुण व्यंजन या इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। कुल 33 दिख रहे हैं और ये 2 द्विगुण व्यंजन के कारण ही ये 35 व्यंजन होते हैं हमारे। 35 में से 25 हमारे स्पर्शी कहलाते पा वर्ग तक। उसके बाद ये जो व्यंजन है अंतस्थ व्यंजन है, यार अलावा और सा जितनी सा हैं और हा, ये क्या है? ऊष्म। अगर इनको आप बोलोगे तो आपके मुख से हवा निकलेगी, मतलब गर्म हवा निकलेगी बच्चों। ठीक है, आप बोल के देख लो। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की बात करें, ये मूल स्वर नहीं है, ये कुछ व्यंजनों से मिलकर के बने हुए हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है, प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। ठीक है, संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4। अगर पूछा गया ये प्रश्न छा जो अक्षर है, इस छा अक्षर से क्या क्या बनता है? तो का जो है ये हलंत के साथ और सा, का और का हलंत के साथ और पूरा सा। त्रा बोला गया, त्रा कैसे बना है? ता, तो ता है ता, पूरा ता यानी आधा ता, सॉरी, का आधा, और देखो जिसमें हलंत लग जाए वो आधा अक्षर होता है। तो ये ता जो है आधा अक्षर और रा पूरा। ठीक है, ऐसे ही ज्ञा बोला गया, ज्ञा कैसे? ज्ञा में आधा जा और पूरी या, ये मिल करके बना हुआ है। ऐसे ही जो श्री वाला श्रा है, इसमें आधा शा और रा मिल करके श्रा बना है। तो ये कुल अक्षर बने, ये बहुत बार पूछे गए बच्चों। इनमें से कुछ बात कर लेता हूँ। देसी से, यानी देसी से आगत या गृहित ध्वनियाँ, या बाहर से जो विदेशों से जो ध्वनियाँ हैं ली गई, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, यहाँ विदेशी है। ठीक है, तो जो बाहर से आई हैं या ली गई, लोग आए हैं, उन वाक्यों का प्रयोग कर दिया गया। तो अरबी भाषा के या अरबी और फारसी भाषा के कुछ वाक्यों को, मतलब कुछ वर्णों को या व्यंजनों को मैंने यहाँ लिया है। वो कौन कौन से? ये हैं आ, छोटा, का, खा, गा, जा, फा। ये सारे इसके जो वर्ण हैं, ये सब क्या हैं? विदेशों से आए हुए हैं। जो लोग आए हैं, जैसे मैं सप्ताह को सप्ताह बोलते हैं, हफ्ता बोलने लगे हैं, इस तरह से इन सब बातों को आगे अगर बात करें, इन्हीं को क्या बोलते हैं? तलबिंदु भी कहा जाता है। तलबिंदु बोला जाता है अरबी फारसी के ही वर्णों को, या नुक्ता वाले वर्ण भी कहा जाता है। ठीक, अंग्रेजी से क्या लिया गया है? तो बड़ा और उसके ऊपर चंद्रबिंदी, अर्ध चंद्रबिंदु वाले जो वर्ण है अर्ध, तो वही अंग्रेजी वर्ण वाला अंग्रेजी से लिया गया है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्णों के गणना 2 आधार पर की जाती, एक उच्चारण व लेखन कि उच्चारण व लेखन के आधार पर की जाती। हाँ, एक बात और बताने को रह गए कि बच्चों की स्वरों में डाउट रहता लोगों को। अगर आपसे कुल स्वर पूछे जाएं तो आप 11 ही करेंगे। कुल स्वर अगर पूछे जाएं तो आप 11 करेंगे, बिल्कुल 11 करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उच्चारण या अर्थ के आधार पे तो आप
10 करके आएंगे 10। ऑप्शन में अगर अर्थ के आधार पर या उच्चारण के आधार पर दिया जाएगा तो 11 जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ऑप्शन में 10 ही मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, इनमें से कोई एक ही मिलेगा 10। और अगर लेखन के आधार पर कहा जाए तो 13। ये बात समझ में आई, लेखन के आधार पे आप 13 ही स्वर करेंगे। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो ही 11 करके आना है, अन्यथा आपको 10 करना है अर्थ या उच्चारण के आधार पे। परंतु लेखन कहा जाए तो आप कहोगे 13 हैं। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चों। बढ़ते आगे। तो 2 प्रकार से गणना की जाती है उच्चारण व लेखन के आधार पर। उच्चारण के आधार पर की वर्ण गणना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, यानी उच्चारण के आधार पर जो वर्णों की गणना की जाती है वो उपयुक्त मानी जाती है। अगर मैं बात करूं तो इन पे ध्यान नहीं देना है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है। अब आप कहोगे बड़ा कन्फ्यूजन है, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है। आप अभी मैंने आगे बताया है जैसे कि बस उतना ही मानना है, इन पे ध्यान नहीं देना है, मैं समझा रहा हूँ। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 मानी गई है। तो 47 मानी गई है, 47 ऑप्शन में नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो फिर इसको करते हैं। 10 स्वर हैं बच्चों, 37 व्यंजन हैं, 35 मूल हिंदी की। ये ध्यान रखना, 35 व्यंजन ही मूल हिंदी में हैं और 10 स्वर हैं, तो कुल 45 हुए कि नहीं। 2 इसमें आगत जोड़ लिए गए हैं, इस वजह से ये 47 हैं। समझ में आई बात। आप ध्यान रखना, उच्चारण के आधार पर अगर बोले तो आप क्या करोगे, कुल कहे तो ही 47 करना, अन्यथा आपके मूल पूछे जाए मूलता उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण ही हैं। बात समझ में आ गई होगी। 2 आगत स्वरों को, आगत वर्णों को और जुड़ा गया, जा और फा को। और एक बात बताते हैं, छा और त्रा और ज्ञा और ये स्रा एकल व्यंजन नहीं है, एकल व्यंजन नहीं है, ये दोहरे व्यंजन है, यानी 2 व्यंजनों से मिलकर के बने हुए बच्चे। तो प्रश्न पूछा गया एकल व्यंजन निम्न में से कौन सा नहीं है, तो आप ये 4 हैं। ये चारों, इन चारों को ध्यान में रखना है कि ये चा, त्रा, ज्ञा और स्रा ये एकल व्यंजन नहीं है बच्चों। बात समझ में आ रही हो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। और बच्चों जितने भी मित्रों आपके सभी को आप शेयर कर देना ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। बढ़ते आगे की तरफ और समझते हैं डिटेल में। अगर बात करें लेखन के आधार पर हिंदी, देखो मैंने बताया उच्चारण के आधार पर कुल अगर कही जाए तो बताया ना कुल 47 हैं। देखो बिल्कुल समझ लो बात को कि अगर उच्चारण के आधार पे टोटल वर्ण कहे जाएं तो आप 47 करोगे। पहली बात ये समझ में आई। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना, मैं और डिटेल में इनको क्लियर कर दूंगा। अगर उच्चारण के आधार पे कहा जाए तो कुल वर्ण 47 है, लेकिन अगर पूछा जाए मूलतः उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, अगर मूलतः कहेगा तो मैं 45 ही लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, 45। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही। 47 कब लगेगा, जब आपसे कहे सिर्फ लेखन के आधार, उच्चारण के आधार पर स्वरों की कुल संख्या, तो आप 47 करोगे। लेकिन अगर आपसे क्या वर्ड कहे, आपसे ये शब्द कहे कि आप हमें बता दो मूल उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या, आप कहोगे टोटल वर्ण कितने, 45। ठीक है, ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। और अगर आपसे कहें लेखन के आधार पर कुल, लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या टोटल, तो लिखने के आधार पर आप 52, आज तक आपने 52 ही पढ़े तो आप कहोगे 52 है लेखन के आधार पर। लेकिन अगर ये कह दे लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल लगा दे कुल संख्या, तो 55 करोगे। अगर कुल वर्ण ना मिले तो आपका 52 ही है। फिलहाल ये दोनों एक साथ आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, कभी भी 55 और 52 एक साथ ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। इन बात को ध्यान रखना, इस बात को बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उन डाउटों को क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ता हूँ। स्वर क्या है, अब स्वर के बारे में सही से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं। स्वर जो भी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण हैं वो उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगर परंपरागत रूप से इनकी संख्या देखी जाए तो 13 ही मानी गई है। परंपरागत रूप से मैंने जैसा बताया कि 13 मानी गई है परंपरागत, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 स्वर ही हैं। क्या माने गए, 10 स्वर, जो कि ये नीचे आपके लिखे, छोटा, बड़ा, छोटी, ई, ऊ, ए, ओ। बात बिल्कुल समझ में आ गई। स्वरों का वर्गीकरण भी किया गया है, बिल्कुल किया गया है। एक मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर, इसके आधार पर बांटा गया है। तो उन्हें क्या क्या बांटा गया है,
तीन तरह बांटा गया है। एक ह्रस्व स्वर यानी जिनमें बहुत ही कम समय लगे, यानी ये मूल स्वर कहलाते हैं, मूल स्वर हैं। तीन स्वर यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या आप ध्यान रखना कितनी है बच्चों, मात्र तीन है ह्रस्व स्वरों की संख्या, जिन्हें उच्चारण यानी बोलने में बहुत ही कम समय लगे, वो सिर्फ तीन है। इस बात को समझ लेना। आगे बढ़ता हूँ, और एक और भाग है, तीन भागों में बांटा गया, बोला ना, मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है। दीर्घ स्वर, अगला क्या है, दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात दो मात्रा का समय लगे, जैसे कि आ, ई, ऊ, ए, ओ, और ये अंग, ये जो अग्र बाहर वाला है, तो इसकी बात करता हूं मैं। कुल कितने हैं, इनकी संख्या अगर बात करूं तो आप जोड़ सकते हो, 3 3 6 2 8 है, 8 3 11 हो गई। इसी वजह से कहा जाता है कुल स्वरों की संख्या 11 लिखनी है। अगर कभी भी पेपर में कुल स्वर पूछे तो आप 11 ही लिखोगे, या फिर मैं ये कह दूं ऑप्शन अगर 11 का मिल जाए तो सिर्फ 11 में लगाना है, लेकिन अगर लेखन के आधार में पूछे तो आप बच्चों तैयार करके आना, ठीक है। अगर आपसे ये कहे मूल स्वर मूल उच्चारण के आधार पे तो मात्र 10 कर लेना, उच्चारण और आधार के या अर्थ के आधार पे कहे या उच्चारण के आधार पे तो 10 कहोगे, उच्चारण या आधार, ठीक है ना। अगर आपसे ये ना कहे, आपसे कुल स्वर पूछे जाए तो आप 11 करोगे। बार बार इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, ठीक है ना। तो शायद ये डाउट क्लियर कर पाया हूँ मैं। आगे बढ़ता हूँ, और प्लुत स्वर क्या है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में, जैसे मैं कहूँ राम, अधिक समय लगा करके बोला जाए, या हम किसी को बुलाते हैं तेजी से, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने पर थोड़ा अधिक समय लगा के या तेजी से बुलाते, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे बीच में कुछ शब्दों को हम लंबा खींचते, वही हमारा प्लुत स्वर है। बात समझ में आई क्या? अब मैं स्वरों को और प्रकार से भी बांट सकता हूँ, बिल्कुल बांट सकता हूँ। मैं एक एक प्रकार समझाऊंगा बच्चों, याद रखना। बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 3 है। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, आप कहोगे 8 है। बिल्कुल, अगर कुल स्वर कहे जाएंगे तो 11 है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है। उच्चारण या अर्थ के आधार पर 10 स्वर हैं, अगर लेखन के आधार पर कहा जाए तो 13 है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जीव के प्रयोग के आधार पर भी बांटा गया है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछे गए, अग्रस्वरों की संख्या कितनी है, निम्न में कौन सा अग्रस्वर है, ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग काम करे उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं बच्चों। और इनकी संख्या कुल कितनी है आपको पता है, कुल सामने लिखिए 4। और इनको रट लेना है कि ई और बड़ी ए और ए ये हैं आपके क्या, अग्रस्वर। प्रश्न पूछा गया निम्न में से अग्रस्वर कौन है, 4 ऑप्शन देगा और एक इसमें से छोटी ही रख दी, का निम्न में से बताओ अग्रस्वर कौन सा है, तो आप कहोगे छोटी ही है। बिल्कुल समझ में आएगा। बात करते हैं मध्य स्वरों की संख्या। मध्य स्वरों की संख्या क्या है समझ लेता हूँ। मध्य स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है। और मध्य स्वरों की संख्या पूछा गया था प्रश्न, वो कितनी है, ऑप्शन में देगा 2 3 4 1। आपको अगर पता है तो आप कहोगे 1 है, वो भी कौन सा है, छोटा आ, मात्र मध्य भाग काम करता है जीभ का, ठीक है। तो मध्य स्वरों की संख्या सिर्फ 1 है। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी बच्चों। पश्च स्वर कौन से हैं, पीछे यानी जीभ का पिछला भाग, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है वो उनकी संख्या क्या है, तो आप इनको जोड़ सकते हो, गिन सकते हो, काउंट कर सकते हो। छोटा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और ये आहा, यानी जो ये बताया ना आहा, जो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, तो 3 और 3 6 ये हो गए, ठीक है। ये बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ। अब आपको हो गए 6 7 और 4, फिर से 11 हुए कि नहीं हुए, हुए 11 कि नहीं हुए, काउंट करके देख लो 11 हुए कि नहीं हुए बच्चा। देखो इसी वजह से कुल स्वरों की संख्या कितनी, ये है 4, ये आपको 4 मिल गए, ये 4 हुए, ये 4 हुए कि नहीं हुए, 4 ये मिले जीव अग्रस्वर। और आगे मैं बढ़ूँ फिर से मैं देखूँ तो एक ये तुम्हारा मिला, 1 5 हो गए, और ये आपको कितने मिल गए, ये कुल मिल गए तुम्हारे 3 और 3 6 5 11 हो गए ना। तो आप अगर कुल लिखे तो सिर्फ 11 ही लिखना है, ठीक है। बात आगे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। और भी मैं इसको बांट सकता हूँ, बिल्कुल स्वरों को और भी भागों में बांटा गया है। तो मैं एक एक भाग को यहाँ पे वर्णन कर रहा हूँ, एक एक भाग को क्लियर कर रहा हूँ, क्या क्या कहा जाता है किन स्वरों को और क्या कह सकता हूँ।
मुख द्वार या मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी मुंह के खुलने के आधार पर किसी शब्द को बोलने में कैसा मुख विवृत अर्थात ओपन, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुल जाए तो पूरा का पूरा चिल्ला करके खोलोगे आप, बोलोगे आ, तो आ में हमारा मुख पूरी तरह से खुल जाता है बच्चों। तो अगर पूछा जाए विवृत स्वरों की संख्या बताओ तो आप कहोगे बेटा एक। विवृत स्वरों की संख्या कितनी है? एक। वो है कौन सा स्वर? बड़ा। एक मिल गया, बिल्कुल समझ में आया, एक। आगे मैं बात करूं जिन स्वरों की संख्या, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुले अर्धविवृत हाफ ओपन, तो उनकी संख्या पूछी जा सकती है। वो कितनी है? आपको दिख रही है बच्चा? बिल्कुल दिख रही होगी। छोटा आ, ए, ओ और अ मतलब कैसे? डॉक्टर, टॉफी, टॉ ऐसे करके बोलने वाला। ये अंग्रेजी उस भाषा से लिया गया, कह सकते हो, तो विदेशी है। तो ये 4 वर्ड, एक ये हो गया, 4 ये हो गया, बिल्कुल समझ में आया। 5 हो चुके स्वर। आगे बात करता हूँ अर्ध संवृत, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा खुला रहना। आपको बात समझ में आई? अगर पूछा जाए मुख खुलने के आधार पे स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, तो आपको कि 4 भागों में। अभी तक आप 3 भागों में बांट रहे थे, अब 4 भागों में बांटा गया है। मैं फिर से दिखा देता हूँ, जल्दी से देख लो, फटाफट समझ लेते हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा। अगर बात करूँ पहली बार जो स्वरों का वर्गीकरण हुआ वो मात्रा या उच्चारण या काल के आधार पर हुआ। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। बिल्कुल समझ में आई? इतने स्वर में बांटा गया। आगे बात करूं जीव के प्रयोग के आधार पर, दूसरा बांटा गया अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। बिल्कुल। अब मुख द्वार खुलने के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, विवृत, अर्धविवृत और अर्ध संवृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, अर्थात ए और ओ। तो अर्ध समृत स्वर जो हैं वो मात्र 2 हैं बच्चों, ये समझ में आ गई होगी। अर्ध समृत स्वर कौन कौन से? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो कहोगे ए और ओ 2 स्वर अर्ध समृत हैं। ठीक है, 5 2 7 हो गए आपकी, बिल्कुल हो गए। आपको 11 स्वरों को विभाजित बांट करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। आगे समृत यानी क्लोज, पूरी तरह से बंद, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, बिल्कुल बंद। आप बोल के देखो ना, ई ऊ, यानी ये 4 जो हैं स्वर, ये पूरी तरह से कौन से हैं? समृत स्वर हैं, समृत स्वर। तो आपको समझ में आया होगा विवृत और क्या था? विवृत, अर्धविवृत और अर्ध समृत। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। 4 भागों में बांट दिया मुंह खुलने के आधार पर। और भी बांट सकते, बिल्कुल बांटेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब कुछ समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन उनके साथ आएंगे और समझ में आएंगे एक एक चीज। आगे बढ़ता हूं बच्चों। अगला क्या है? ओठों की स्थिति के आधार पर ओठ किस तरह के बनते हैं, यानी कितने भागों में बांटा गया, बिल्कुल देखेंगे। हाँ, आवर्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारे ओठ वृत्तमुखी हो जाए या गोलाकार नहीं होते, वह आवृत हैं। आवृत मतलब, वृत्त मतलब गोलाकार होना, और वृत्तमुखी ना हो या गोलाकार ना हो, वो क्या कहलाते? आवृतमुखी। 1 भाग में बांटा, कौन कौन से हैं वो? छोटा आ, बोल के देखो, हमारे ओठ गोलाकार नहीं होंगे। आ ई ए आए, बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ता हूं। बिल्कुल वृत्तमुखी 2 ही भागों में बांटा गया है। बिल्कुल ओठों की स्थिति आधार प्रश्न पूछा गया था, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया? आप कहोगे 2 भागों में बांटा गया, बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। तो 2 भाग कौन कौन से थे? आवृतमुखी और वृत्तमुखी। आवृत मतलब जिनसे ओठ गोलाकार ना हो, वो कितने? 2 और 4 कुल मिला के 6 हैं। ठीक है। वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, जैसे ऊ, ओ, औ। और बिल्कुल समझ में, ये कितने हैं आपको दिख रहे होंगे, आप कहोगे 5, कुल मिला के 6 11 हो गए ना। आगे बढ़ता हूँ। और भी एक प्रकार है जिस प्रकार से मैं इनको बांट सकता हूँ। परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। वीडियो भले लंबा खिंच जाए, लेकिन एक चीज समझ में आ रही होगी बच्चा, बिल्कुल आ रही होगी। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी बांटा गया, बिल्कुल बांटा गया। वो ऐसे वर्ड हैं
इनको बोलते हैं अनुनासिक या मौखिक स्वर। बिल्कुल आसान से, इसमें तो कोई काउंटिंग नहीं है, इनमें 11 को नहीं बांटा गया है, ये ध्यान रखना। हवा के नाक व मुख से निकलने के आधार पर बांटा जरूर गया है मगर 11 नहीं। बात करता हूँ मौखिक स्वर कौन कौन से हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले वो कौन से, छोटा आ, बड़ा ई और आदि। केवल मुंह से जो हवा निकले, जितने भी स्वर बोलोगे आप मुंह से हवा निकले वो सब क्या हैं, मौखिक स्वर हैं। आगे बढ़ता हूँ। अनुनासिक स्वर जिसमें अंक की बिंदी लगी, जिन स्वरों के उच्चारण में साथ साथ नाक से भी हवा निकले। देखो अंक की बिंदी लगी है ना, तो ये 1 2 3 नहीं है, ये बहुत सारे भी हो सकते हैं। जिन जिन पर अंक की बिंदी लग जाएगी वो अनुनासिक स्वर हो जाएंगे। इसमें 11 को नहीं बांटा गया है। आगे बढ़ता हूँ बच्चा, अब समझता हूँ कि ये घोषित्व के आधार पे ये क्या है, उसे भी तुम्हें समझना है। हाँ, घोषित के आधार पे भी स्वरों को बांटा गया है। बिल्कुल नहीं घबराना है, एक एक बात को पॉइंट करना है और बार बार रिपीट करना है। वीडियो को बार बार देखना ताकि सारे डाउट आपको क्लियर हो जाए। घोषित्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में यानी श्वास का कंपन होना। श्वास तंत्र जो लोगे तो कंपन होना, वही है घोष। तथा सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं। जितने के जितने स्वर हैं वो सघोष ध्वनियाँ हैं, बिल्कुल हैं। लेकिन कुछ विद्वान चा वर्ग को संघर्ष स्पर्शी मानते। चा को क्या मानते, स्पर्शी भी मानते हैं। चल वो तो बात की बात है, आगे बढ़ जाऊँ मैं थोड़ा सा। घोषित के आधार पर क्या है, घोषित का अर्थ है, देखो जितने भी स्वर हैं वो सब सघोष हैं। क्लियर हो गया। तो स्वरों को इसमें अब नहीं बांटेंगे, सारे के सारे स्वर आपके सब सघोष ध्वनियाँ हैं। तो आप स्वरों को थोड़ी बांटना है कि घोष हैं कि सघोष हैं, सारे के सारे ही सघोष हैं। ये बात समझ में आ गई। अब मैं व्यंजनों को थोड़ा सा बांट लूँ। व्यंजन जो अभी मैंने बताया आपको वो व्यंजनों को देखता हूँ। घोषित के आधार पर संततियों में कंपन, तो समझ लेता हूँ। अघोष, अघोष व्यंजन कौन से हैं। यहाँ से बच्चों में सिर्फ व्यंजनों को थोड़ा सा बांट रहा हूँ व्यंजनों को। तो अघोष और सघोष 2 बाटों में, या घोष कह सकते हैं, सघोष या घोष भी कहा जाता है। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रियां कंपन ना करें, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, ध्वनि में वर्ण भी तो आते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन ना करें, यानी पहला, हर वर्ग का पहला और दूसरा, यानी पहला स्तंभ और दूसरा व्यंजन क्या कहलाएगा, अघोष कहलाएगा। समझ लेते हैं, थोड़ा सा वापस देख लेते हैं क्या है, एक एक चीज समझ में आनी। जैसा कि बच्चों देखो, पहला जो का वर्ग आपका दिया गया है, का वर्ग, 1 सेकेंड, हाँ, का वर्ग का पहला, इस वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, सारे वर्ग का पहला और ये वाला दूसरा, ये सब क्या है, अघोष व्यंजन है टोटल। का, चा, टा, ता, पा, ये सब क्या है, अघोष। और खा, छा, ठा, दा, बा, ये भी अघोष हैं। और ये लास्ट के तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है बच्चा, इन्हें हम बोलेंगे सघोष या घोष। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ूं, समझाता हूँ आगे। तो ये बात समझ में आई, अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंत्रियां कंपन न हो, यानी मैंने अभी बताया हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन, यानी पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, वो क्या होगा, अघोष कहलाएगा। सघोष कौन से कहलाएंगे, हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसा कि मैंने बताया। और भी मैं बांट सकता हूँ व्यंजनों को, बिल्कुल बांट सकता हूँ, बांट के बताता हूँ, देखो तो सही क्या है। प्राणत्व के आधार पर, प्राण का मतलब यहाँ क्या है, हवा का निकलना। जिन स्वरों को बोलने में हवा निकलेगी वह क्या कहलाएंगे, महाप्राण। ज़्यादा निकलेगी और जिनमें कम निकलेगी वो अल्पप्राण कहलाएंगे। अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह क्या हैं, तो प्रत्येक, अभी बताया, हर वर्ग का पहली यानी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और पांचवी पंक्ति क्या है, अल्प प्राण। पहली, तीसरी, पांचवी क्या है, अल्प प्राण है। समझते हैं, उसको भी देख लेता हूँ, वापस चलता हूँ, देखता हूँ, समझता हूँ। ये देखो, पहली, तीसरी और पांचवी क्या कहलाएंगी, अल्प प्राण कहलाएंगी। यानी पहली पंक्ति के जितने अक्षर हैं, और समझ लेना तीसरी पंक्ति में जितने हैं और पांचवें में जितने ही हैं, ये सारे के सारे अल्प प्राण है। आप बोल के देखो ना, का, चा, टा, ता, पा, गा, जा, अड़ा, कोई हवा ज़्यादा निकल रही है, बिल्कुल नहीं निकल रही। और महाप्राण वाले बोल के देखो, महाप्राण कौन कौन से हैं, यानी दूसरी पंक्ति
और ये चौथी पंक्ति ये महाप्राण है, बोल के देखो खा, हवा निकली, बिल्कुल निकली, खुद से बोलो, साथ साथ बोलो ना, छा, ठा, बोलो था, फा, हवा बाहर निकलेगी बिल्कुल। चौथे में देखो ये महाप्राण है, घा, झा, निकल रही ना हवा, बिल्कुल निकल रही है। ये समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, एकदम आ रहा होगा। ढा, धा, भा, बिल्कुल हवा निकल रही, तो ये समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ता हूँ और समझते हैं, आगे और समझते हैं कुछ व्यंजन जो हैं अंतस्थ व्यंजन। अभी मैंने बताया या, रा, ये जो व्यंजन है या, रा, ला, ये और वाह, ये सब क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। ये बात समझ में आ गई। अब बात इनको हम या को क्या बोलते हैं, तालब या तालु भी बोला जाता है। इनका उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। यानी ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, दंत मूल, इन्हीं को देखो, ये चारों के चारों जो भी अंतस्थ व्यंजन है वो सगोश भी होंगे और अल्पप्राण है। इन्हें बोलने में बहुत कम हवा निकलती, आपको समझ में आ रहा होगा। इन व्यंजनों को, यानी ये चार जो व्यंजन मैंने दिए, या, रा, ला, वा, इन्हें, ये सारे के सारे अंतस्थ व्यंजन सगोश भी हैं और अल्पवर्ण। तो प्रश्न पूछा जाता है अंतस्थ व्यंजन क्या है, सगोश और अल्पप्राण। इनकी संख्या 4 है अंतस्थ व्यंजनों की। अगर वा की बात करूं तो वा को दंतोष्ठ व्यंजन भी कहा जाता है। वा को क्या कहा जाता है, दंतोष्ठ। अलग से नोट्स बना लेना और एक एक चीज लिख लेना, अंतस्थ व्यंजन। और अगर बात करें वा को क्या बोला है, दंतोष्ठ व्यंजन। बिल्कुल समझ में आई होगी, एक एक बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ जाऊं थोड़ा सा, इन चारों को और क्या क्या कहा गया है। इनमें से ये दो जो दिए गए हैं, या और रा, या, रा, इन चारों को बांट के बताता हूँ मैं, बिल्कुल बांटता हूँ। ये जो पहले दो हैं, या, रा और वाह, या, वाह को अर्ध स्वर, यानी जो ध्वनि जो कभी स्वर कभी व्यंजन का काम करे, ये या, वा, रा, देखो कभी स्वर में काम करेंगे, कभी व्यंजन में। आप बोलो कौवा, कौवा को हम क्या लिखते हैं, कौवा, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, बोल के देखो कौवा, कौवा, ये लिखते हैं ना। और कहीं कहीं कौवा को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, कौवा, वाह लगा देते, बिल्कुल लगा देते हैं ना। तो ये कहीं स्वर का काम कर रहा है और कहीं व्यंजन का, वाह, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो ये या और वाह क्या है, अर्धस्वर है, बिल्कुल है। और आर बची है तुम्हारी क्या, रा। तो रा को क्या करते हैं, रा हमारा लुंठित वर्ण कहलाता है, जिस उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। रा, रा, बोल के देखो ना भाई, बिल्कुल कर रही। और एक बचा चार में से एक ला बचा है, ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो चारों अंतस्थ व्यंजनों को बांट लिया। याद रहेगा अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं बच्चों, या, वा, रा, ला। और ये अंतस्थ व्यंजन और क्या कहलाते हैं जरा बताओगे, सघोष भी हैं और अल्पप्राण हैं। बिल्कुल बच्चों समझ में आ रही होगी बात। आगे बढ़ता हूँ, उसमी संघर्षी जिन व्यंजनों का, ये थर्ड पॉइंट है, उसमी संघर्षी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले, उसे उसमी या गर्म कहते हैं। यानी उस व्यंजन कौन से, अभी मैंने पीछे बताया ना, उस व्यंजन कौन से, वो उस व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन समझ में आए, उस व्यंजन कौन कौन से, सा और हा, इन सब में मुख से गर्म सी हवा निकलेगी बाहर। तो आप याद रखना उस व्यंजन, इन्हीं को संघर्षी भी कहा जाता है। वो कौन कौन से जरा देख लेते हैं। हमारा सा है, इसे तालब भी बोलते हैं, याद रखना बिल्कुल। इनको स्पेशल वीडियो में मैं और दूंगा, परेशान नहीं होना। बस ये समझ लो, ये जो मेरे उस व्यंजन वो हैं कौन कौन से, सा, जितनी सा मिलेंगी वो सब, और एक हा है, ठीक है। तो ये जितने हमारे, आपको बता दूं, जितने की जितने ऊष्मी व्यंजन हैं सबके सब अघोष हैं और महाप्राण हैं। अधिक हवा बाहर निकलती, बोल के देखो शाह, हवा निकलेगी तो महाप्राण है, बिल्कुल। आगे बढ़ता हूँ, इसमें भी थोड़ा सा देख लूँ। जो कुछ व्यंजन थे, उच्छिष्ट व्यंजन मैंने पीछे बताया था, उनको मैंने अलग से लिखा है। उच्छिष्ट व्यंजन कौन से, डा और ढा, जिसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, फिर झटके से नीचे आए, वो क्या है, उच्छिष्ट व्यंजन है। बोल के देख लो ना भाई। आगे बढ़ता हूँ, और ढा ढा हिंदी के विकसित व्यंजन है, संस्कृत में ये बिल्कुल नहीं थे। जिसमें से डा एक मूर्धन्य, दांत के ऊपरी वाले भाग में आप बोल के देखो मूर्धन्य, और सघोष भी है और प्राण है, बिल्कुल। अगर यहीं पे मैं बात करूं और ढा की, तो ढा महाप्राण है, अधिक हवा निकलती, बिल्कुल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, चलो। आगत या गृहीत स्वर ध्वनियाँ जो हैं वो क्या क्या है, मैं भी बता के आ रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, है ना। तो
तो ये का है, खा है, गा है, जा है, फा। तो ये तो तुम्हें पता चल गई। आगत स्वरियाँ क्या है? का स्पर्शी है, कंठ है, जियामूल, अघोष है। तो ये जो बातें बच्चों हैं, मैं इसके लिए अलग से वीडियो दूंगी, इसमें तुम्हें समझ में नहीं आएगा बच्चों। आप सभी को ये सब क्या है वो मैं दूसरी वीडियो में इनको और क्लियर करके समझा दूंगा कि ये आपको कहाँ से जैसे बोलते हैं का वर्ण, कंठ वर्ण, है ना, ऐसे, है ना। तो वो सब की बातें करेंगे आगे। अयोग वाह कौन कौन से? जो भी अभी मैंने बताया, अंग, अनुस्वार ये है, विसर्ग ये, ठीक है। तो क्या कहा? शीर्ष बिंदु वाला वर्ण या विसर्ग को पार्श्व बिंदु वर्ण वाला वर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। अरे अभी पढ़ा ना, अंग बिल्कुल पढ़ा होगा तुमने, अभी बताया। आगे बात करते, थोड़ा सा समझ लेते हैं शब्दकोश को देखने का सही तरीका क्या है। ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए बस यहीं से वीडियो को मैं समाप्त कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। शब्दकोश में वर्ण अक्षरों के आने का क्रम क्या है। जो शब्दकोश समझते हो, शब्दों को रखने यानी डिक्शनरी में किस तरह से रखे जाते हैं ये शब्दकोश। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन आते हैं, पहले स्वर रखे जाएंगे बाद ही में व्यंजन। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं माने गए हैं। अनुस्वार और विसर्ग स्वतंत्र वर्ण का नहीं, ध्यान रखना, नहीं माने गए, रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्ण के रूप में इन्हें आ, ओ से पहले स्थान मिला है। छोटा आ, बड़ा और ओ से पहले संयुक्त रूप में इन्हें स्थान मिला। जैसे कंग, का, कंका दिया गया, बिल्कुल ये देखो दिया जा रहा है, अंगा विसर्ग पहले स्थान दिया गया। ये है, समझ में आ गई होगी बात। चलो ये समझ में आ गया। शब्दकोश सा में पूर्ण के बाद संयुक्ताक्षर, ये तो बिल्कुल क्लियर, कोई बात ही नहीं। थोड़ा सा और मैं बता दूं कि ये जो ढा है और यहाँ है, अड़ा है, ढा है, ढा से कोई शब्द शुरू नहीं होता है। ध्यान रखना, ये पूछे जाए किन वर्गों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है, तो ये दिए गए, बिल्कुल समझ में आया होगा बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और सभी मित्रों को शेयर करना ना भूलें बच्चों। एक से गजब का कंटेंट मैं दूंगा इसमें, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरे साथ बने रहें। और मैथ की वीडियो आएगी, साथ में रीजनिंग की वीडियो आएगी, आपको एक एक वीडियो मिलेगा। साइंस से लगा कि कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।